नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट परिवार में आप सभी सम्मानित साथियों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। आगामी एग्जाम्स को देखते हुए हमारे मिशन इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से आप लोगों के लिए जो भी बैचेज हैं, चाहे आपका एनसीईआरटी सिविल का बैच हो, जो आगामी आने वाली परीक्षा के लिए चाहे आरओ का हो या फिर यूपीपीएससी का जो आपका एग्जाम है उसके लिए, इसके अलावा भी आप देखेंगे तो ढेर सारे जो आपके वनडे एग्जाम्स हैं लगे हुए हैं, जिसमें आप पुलिस को भी देख सकते हैं, एसआई को भी देख सकते हैं और कर्मचारी चयन आयोग अर्थात एसएससी के माध्यम से जो होने वाले एग्जाम्स है उनको भी आप सभी लोग तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो आपका जीरो लेवल से आपका स्टार्ट होगा, तो आप सभी लोग अच्छे से उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में पर्दा कितना पड़ता है, ठीक है, उसकी फ्रेमिंग कर लेते हैं। फ्रेमिंग के बाद जो है इसके विषय में हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ जो टॉपिक है इसका नाम है मृदा संसाधन। यहां पर ध्यान दीजिए सभी लोग, मृदा संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है मृदा संसाधन का, जिसे हम अंग्रेजी में सॉइल रिसोर्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सॉइल रिसोर्स कहते हैं मृदा संसाधन। अब इसमें देखिए हमें पढ़ना क्या रहता है, तो इसको हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए, है ना, क्योंकि टॉपिक तो बड़ा है, इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए इसको हम लगभग आप देखेंगे तो 3 खंड में बांट सकते हैं। कितने खंड में? 3 खंड में बांट सकते हैं, जिसमें अगर हम खंड ए की बात करें तो खंड ए में देखिए क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें हमें जो पढ़ना होगा तो इसको परिभाषित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा रहेगी। परिभाषा के साथ साथ आप देखेंगे सेकंड नंबर पर, ठीक है, मृदा जनन क्या होता है। मृदा जनन ये रहेगा जिसे हम लोग पेडोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस कहते हैं। यहां पर सभी लोग यहां पर समझने का प्रयास करें, लिखा हुआ है पेडोजेनेसिस, ठीक है, पेडोजेनेसिस हो गया। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके जो घटक होते हैं, याद रखिए मृदा में जो उपस्थित घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के विषय में भी हमें बातचीत करना है। तो एक जो कंपोनेंट्स होता है वो आपका जैविक, कैसा जैविक घटक होता है, और दूसरा क्या होता है? अजैविक होता है, ठीक है, जैविक और अजैविक, ठीक है। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के विषय में बातचीत करेंगे, बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट के विषय में बातचीत होगी। और इसके बाद 4th नंबर पे आप देखेंगे तो 4th नंबर में है सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। आपने नाम सुना होगा, पेडो प्रोफाइल है या सॉइल प्रोफाइल है, जिसमें सब लेयर्स ऑफ द सॉइल के विषय में हम लोग स्टडी करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है मृदा परिच्छेदिका। ध्यान दीजिएगा, मृदा परिच्छेदिका ये आपका रहेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं सॉइल प्रोफाइल। क्या लिख सकते हैं? सॉइल प्रोफाइल लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज हो गया, सॉइल प्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सॉइल प्रोफाइल ये टॉपिक हो गया। चलो ठीक है, इसके बाद फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसमें रहेगा आपका मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार, ठीक है। तो आप देखिए मृदा के पहले खंड की अगर हम बातचीत करें तो मृदा प्रकार, इसमें देखिए डेफिनेशन ऑफ द सॉइल हो गया, पेडोजेनेसिस हो गया, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें आपको सॉइल प्रोफाइल मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉइल प्रोफाइल मिलेगा। और इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉइल, क्या मिलेगा? टाइप्स ऑफ सॉइल के विषय में यहां पर चर्चा होगी। तो ये पहले खंड में आप देख सकते हैं, इतना हमें पढ़ना रहता है। अच्छा, सेकेंड इसके जो है वॉल्यूम में देखें या सेकेंड ब्लॉक में देखें तो इसमें आपने देखा होगा कि जो सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन के विषय में बातचीत होती है। और इसके बाद सॉइल इरोजन का जो मैनेजमेंट होता है उसके विषय में बातचीत होती है। तो सॉइल इरोजन हम तो सुनते हैं कि बस एक छोटी सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है।
अगर आप सॉइल इरोजन के विषय में समझने का प्रयास करें तो देखिए सॉइल इरोजन एक बहुत खतरनाक स्थिति है मृदा की, जिसे किसान की दौड़ती हुई आत्महत्या तक कहते हैं इसको। और जब हम सॉइल इरोजन के प्रकार पढ़ते हैं तो उसमें आपने नाम सुना होगा, सीट इरोजन होता है, गुली इरोजन होता है ना। इस प्रकार के तमाम इरोजन के टाइप्स होते हैं। तो खंड खा में जो है इसको हम लोग इस तरह से देखने का प्रयास करेंगे। प्रबंधन की बातचीत होती है तो किस प्रकार से एक आपका स्थायी प्रबंधन किया जाता है और दूसरे जो आपके होते हैं अस्थायी प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें काफी हद तक जो है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का भी अपना एक सहयोग होता है। उसके लिए बाकायदा कुछ ऐसी योजनाएं भी होती हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। तो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का मतलब यह है कि हम सॉइल के हेल्थ के विषय में जानकारी जुटाते हैं और उसमें जो समस्या होती है उस समस्या का फिर निदान करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप देखेंगे कि ये खंड खा के अंतर्गत रहेगा। और इसी में जो आप देखेंगे तो नेक्स्ट इसमें हमने शामिल किया हुआ है कि जो आपके एग्रीकल्चर रेगुलेशंस होती हैं और आप देखेंगे फार्मिंग कल्चर वगैरह हो गए। ठीक है, एग्रीकल्चर रेगुलेशन और फार्मिंग कल्चर को अगर हम लोग पढ़े तो यहां से आपने नाम सुना होगा ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो चाहे ग्रीन रेगुलेशन के विषय में हो या ऑपरेशन फ्लड के विषय में हो, या आप देखेंगे इसमें ब्लू रेगुलेशन है, इसी तरह रेड है, व्हाइट है, गोल्डन फाइबर है, सिल्वर फाइबर है। इसी प्रकार से फार्मिंग कल्चर के विषय में बातचीत भी होती है, चाहे वो एक्वा कल्चर हो, विटीकल्चर हो, सेरीकल्चर हो, मेरीकल्चर हो, मेरीन कल्चर हो, है ना, पीसी कल्चर हो। तो ये आप देखेंगे कि खंड खा के अंतर्गत इसको हमने शामिल किया है। और इसके बाद एक और हमने इसमें ब्लॉक रखा है जिसमें आप देखेंगे कि हम जो है जो खेती किसानी करते हैं उसमें आप देखें क्रॉप के विषय में होता है, आखिर रबी की फसलें क्या है, जायद की फसलें क्या है और खरीफ की फसलें क्या है। याद रखिएगा, चूंकि जो आपका खरीफ की फसल होती है वो मानसून पर आधारित होती है, इसलिए उसको मानसून क्रॉप भी कहते हैं। इसी प्रकार से आप देखें तो जो फसलें ठंड के समय बोई जाती हैं इसलिए उनको विंटर क्रॉप भी कह देते हैं, है ना। और जायद की फसलें जो होती है उनको हम समर क्रॉप कहते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी जो सरकार है, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसमें भी आप देखेंगे तो इस समय मोटे अनाज के विषय में बड़ी चर्चा हो रही है, मिलेट्स फूड्स के विषय में या मिलेट्स क्रॉप के विषय में, जिन्हें हम श्री अन्न भी कहते हैं। भारत के साथ साथ आप देखेंगे तो आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो हमारा जो आपका यूएनओ है, खास तौर पे 2023 को आपने देखा इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाया है, क्योंकि इसमें हाई रिच फाइबर होता है और इसी तरह मिनरल्स भी होते हैं। तो मिलेट्स के विषय में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मिलेट्स में आप देखेंगे तो राजस्थान की जो भूमिका है और खास तौर पे जो एक बैगा जनजाति है मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली, बैगा जनजाति का भी उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान भी है। इसी प्रकार इसको अगर हम थोड़ा सा रचनात्मक कर लें तो देखिए हमने जो G20 सम्मेलन हुआ हमारे देश में, उसमें भी आपने देखा कि जो कुजिन परोसे गए या जो व्यंजन परोसे गए वो ज्यादातर मिलेट्स से संबंधित थे। ठीक है, तो इनके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आप यहां पर और भी चीजें देख सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, अगर देखिए हम अपने भारत की जो इकोनॉमी है उसको भी अगर हम लोग सामानों से जोड़ने का प्रयास करें तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो बारिश का जो एक तरह से पैटर्न है वो बड़ा चेंज हो रहा है। इसलिए भारत सरकार भी धीरे धीरे अपनी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से मॉडरेट करते हुए हम लोग ब्लू इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो अगर हम उसको वहां से भी कनेक्ट कर दें तो हमारी पूरी बातें क्लियर हो जाती हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी इसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ना, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। तो ये तमाम योजनाओं को अगर हम साथ में लेके तो मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मिशन इंस्टीट्यूट परिवार में जो चीज हमने आपको पढ़ाएंगे यकीन मानिए कि एग्जाम में कुछ छूटने वाला नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, है ना, प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ तो आपका देखिए यहीं से होगा जिसका नाम है सॉइल रिसोर्स। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला जो टॉपिक है उसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है मृदा संसाधन। ठीक है, मृदा संसाधन के विषय में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, सॉइल रिसोर्स के विषय में यहां पर हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम इसको डिफाइन करें सॉइल को, तो सॉइल है क्या।
है ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सॉइल। तो इसके विषय में हम इसको कैसे डिफाइन करें। सीधी सी बात है कि जब हम किसी भी सॉइल के कुछ पार्ट्स को लेते हैं, उसको अगर हम ध्यान से देखें या खेत वगैरह में हम कभी भी जाते हैं, तो हम अगर अच्छे से निगमन करें तो हम पाते हैं कि जो मिट्टी होती है उसमें आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो वेस्ट चीजें होती हैं वो सड़ती रहती हैं, प्यूट्राइट होती रहती हैं, डीकंपोज होती रहती हैं। और जब डीकंपोज होती रहती है तो उसको डीकंपोज करने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, फंगस होते हैं, इनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका मतलब यह है कि मिट्टी को सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि मिट्टी चट्टान का सूक्ष्मतम स्वरूप है, इसके आगे भी हमें बोलना पड़ेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सॉइल इज द माइक्रो मॉलिक्यूल ऑफ द रॉक्स। याद रखिए, मृदा चट्टानों का सूक्ष्मतम स्वरूप है, जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें जैविक तथा अजैविक, जिसमें बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मिले होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो इसकी परिभाषा तो सामान्य रूप से आप यहां लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मृदा चट्टान का सूक्ष्मतम स्वरूप है। कैसा? सूक्ष्मतम स्वरूप है, स्वरूप है, ठीक है, स्वरूप है। आपने लिखा क्या? सूक्ष्मतम स्वरूप है, जिसमें ध्यान दीजिए, जिसमें जैविक व अजैविक, जैविक व अजैविक, ध्यान दीजिएगा, जैविक व अजैविक, अर्थात इसको हम बायोटिक और क्या कह सकते हैं, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक। ध्यान दीजिएगा, बायोटिक एंड अबायोटिक भी कर सकते हैं, अबायोटिक, ठीक है, ये मिले होते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर डेफिनेशन निकाला जाए तो सीधी सी बात है कि हमारी जो अर्थ है, अगर हम अर्थ के विषय में देखें तो हमारी अर्थ है जिसमें ये 3 इंपॉर्टेंट प्राइम लेयर्स है। इसे हम कहते हैं सियाल कहते हैं, इसको सीमा कहते हैं, इसको हम नीफे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, नीफे कहते हैं, या फिर इसको हम क्रस्ट भी कह सकते हैं, मेंटल भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको हम लोग कोर के नाम से जानते हैं। तो सीधी सी बात होती है कि जो भी हमारी फार्मिंग होती है, जो भी हमारी सॉइल है, एक एसेट के रूप में है, एक रिसोर्स के रूप में है, वो आप देखेंगे तो ये सामान्य रूप से आपको क्रस्ट में मिलता है। इसीलिए जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो ऐसे भी लिखा रहता है कि क्रस्ट का जो ऊपरी पपड़ी होती है उसी को मिट्टी कहते हैं। अब ये तो सीधी सी बात है कि हमारी जो पृथ्वी है, यही हमारे लिए जो लेयर है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मृदा क्रस्ट में पाई जाने वाली पपड़ी होती है, ठीक है, क्या होती? पपड़ी होती है, जो जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर बनी होती है। तो परिभाषा को आप देखिए, जब चीजों की गहराई को आप समझने लगते हैं तो डेफिनेशन आप अपने आधार पर भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, ये चीज। अब यहां पर आप थोड़ा देखिए, पहले इससे पहले अगर हम थोड़ी चर्चा करें कि आखिर मृदा को हम संसाधन क्यों मानते हैं, है ना। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि मृदा को संसाधन क्यों मानते हैं। भाई मेरी नजर में तो मैं यही कहूंगा कि वो दुनिया का हर वो चीज संसाधन है जो उपयोगी हो। जैसे आप देखिए, हम आपको पढ़ा लिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम आपके लिए संसाधन हो गए। 4 दिन में आप सभी लोग अपने अपने लक्ष्य को, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। दुनिया के किसी भी आप कोने में रहिए, दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, लेकिन आप देश के लिए जब सर्विस करते हो, सेवा देते हो, तो आप देश के संसाधन कहे जाते हैं। इसलिए देखिए, मानव को संसाधन के रूप में माना गया, है ना। महबूब उल हक का नाम सुने होंगे। महबूब उल हक ने कहा था कि किसी राष्ट्र का वास्तविक जो संपत्ति होती है, एसेट होती है, वो है उसके नागरिक होते हैं। जाहिर सी बात है, इसलिए मानव संसाधन कहा जाता है। तो यहां पर भी आप समझिए कि मिट्टी हमारे लिए क्यों संसाधन है। पहली बात तो यह है कि वास्तविक रूप से मिट्टी को देखा जाए तो ये जीवधारियों का एक नेचुरल हैबिटेट है। जो भी आप देखें लिविंग बीइंग्स, हम तो कहते हैं हम भी, आखिर हमारा भी घर तो मिट्टी से ही बना है, ठीक है, मिट्टी से बना है, या उसको ईंटे में मॉडिफाई करके बना लो, लेकिन हम कह सकते हैं कि समस्त जो जीवधारी है उनके लिए आवास की व्यवस्था करता है, उनके लिए रोटी की व्यवस्था करता है। रोटी इन द सेंस यहां पर फूड से है,
भोजन से है। देखिए मिट्टी भोजन की भी व्यवस्था करती है। तो एक तरह से देखिए रहने की व्यवस्था हो गई, यानी आवास की व्यवस्था हो गई, इसी तरह भोजन की व्यवस्था हो गई। ध्यान दीजिएगा, देखिए भोजन की व्यवस्था हो गई। इसके अलावा भी आप चीजों को देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? हमें खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। मिट्टी से हमें खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं, जिससे हम तमाम तरह की वस्तुओं का निर्माण करते हैं और उन वस्तुओं का हम जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं खनिज का प्रयोग होता है, खनिज प्राप्त होते हैं। और भी देख सकते हैं क्या है, और मृदा के लिए क्या हो सकता है? मृदा से भवन निर्माण हो सकता है। ध्यान दीजिए, मृदा से भवन का निर्माण होता है, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण होता है। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को? तो आप समझ सकते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण होती है मिट्टी। अब इसके विषय में देखिए क्या है, डिमेरिट क्या है इसकी डिमेरिट क्या है समझिए। ये तो मेरिट हो गई, मेरिट ऑफ द सॉइल हो गई, लेकिन जब डिमेरिट की बात करते हैं तो यकीन मानिए कि जब इसमें हम बहुत ज्यादा यानी आवश्यकता से अधिक, मृदा में आवश्यकता से अधिक हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, हम खरपतवार नाशी का यूज करते हैं, हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। इन सब के प्रयोग से मिट्टी धीरे धीरे अपनी जो एक नेचुरल प्रोडक्टिविटी है वो समाप्त कर देती है और उसको फिर से उसी नेचुरल प्रोडक्टिविटी में लाने में बड़ा लंबा समय लग जाता है। इसलिए प्यारे साथियों, इस बात को ध्यान देना है कि मिट्टी एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है, अनवकरणीय संसाधन है। इसके निर्माण में लंबा समय लगता है और याद रखिए एक बार प्रदूषित हो गई ना, एक बार पॉल्यूटेंट हो गई, इसके बाद उसको पुनः उसी स्वस्थ स्वरूप में लाने में लंबा समय लग जाता है, कई पीढ़ियां लग जाती हैं। इसलिए इसको हम लोग नवीकरणीय न मानकर अनवकरणीय संसाधन मानते हैं। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो चीज एक बार खराब हो जाए पुनः उसी फार्म में ना पाए या बड़ा लंबा समय लग जाए, कि हमारी स्वतः की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उस मिट्टी की रक्षा करें, अर्थात उस मिट्टी को बचाने का प्रयास करें। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत जैसे देश में जब हम पूर्वोत्तर पर जाते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में जाते हैं, तो हमें ऑर्गेनिक खेती के विषय में समझ में बात आती है कि ऑर्गेनिक खेती है क्या, है ना। बिफोर द 1960 के दशक से पहले अगर हम बातचीत करें तो हमारे देश में जो खेती होती थी उसे हम क्लासिकल फार्मिंग ही कहते थे। अब साइंटिफिक फार्मिंग स्टार्ट हो गई। तो यहां से इतनी बातों को आप सभी लोग देख पा रहे हैं। उम्मीद है कि यहां से ये चीजें आपने समझा। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि आखिर बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है। बायोटिक अबायोटिक क्या होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं मृदा के घटक। मृदा के घटक, ठीक है। मृदा के घटक पढ़ने से पहले आप चीजों को ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि जो मृदा के विषय में वैज्ञानिकी जो अध्ययन होता, देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो सॉइल लिखा है, इस सॉइल को देखा जाए तो ये लैटिन भाषा में, ध्यान दीजिएगा, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। और ग्रीक भाषा में मृदा को क्या कहते हैं? पेडो कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेडो कहते हैं। इस बात को समझना है। अब मृदा के विषय में किए जाने वाले वैज्ञानिकी अध्ययन को द साइंटिफिक स्टडी अबाउट द सॉइल, द साइंटिफिक स्टडी अबाउट द सॉइल, दैट इज कॉल्ड पेडोलॉजी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए मृदा के वैज्ञानिकी अध्ययन को क्या कहते हैं तो पेडोलॉजी कहते हैं, मृदा विज्ञान कहते हैं। मृदा लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है और ग्रीक भाषा के पेडो शब्द से बना है। इसका मतलब यह है कि मृदा का जो वैज्ञानिकी अध्ययन होगा उसे हम लैटिन भाषा में पेडोलॉजी कहते हैं। यहां से एक क्वेश्चन और आता है, हु इज द फादर ऑफ पेडोलॉजी? मृदा विज्ञान का जनक आखिर किन्हें कहा जाए? मृदा विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाए? तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक रूस के महान कृषि वैज्ञानिक हुए, कृषि वैज्ञानिक में सामान्य रूप से मृदा वैज्ञानिक के रूप में, उनका नाम है बी डकाचेव। ध्यान दीजिए क्या नाम है? बी डकाचेव नाम है। और बी डकाचेव महोदय साहब को फादर ऑफ पेडोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जैसे वो परिभाषा हो जाए,
इसके बाद इसको आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरिट और थोड़ी सी जो डिमेरिट वाली बात हमने की कि मृदा अगर प्रदूषित हो जाए तो जान लीजिए फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। उसमें हम बहुत ज्यादा खरपतवारनाशी या इसके अलावा आप देखें फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, जिससे उत्पादन तभी हमको संभव हो पाता है ना। जब संभव हो पाता है तो वो सब चीजें क्या है, एक तरीके से आप हमारे सेहत को भी नुकसान पहुंचाने वाली चीजें होती हैं। इसलिए धीरे धीरे मिट्टी भी अपना एक स्वतः जो प्रोडक्टिविटी होती है समाप्त कर देती है। तो यहां से इसको शामिल करिए, मेरिट के विषय में बातचीत करिए। अब इसके बाद देखिए हमने बताया मृदा का जो घटक होता है, घटक मतलब होता है कि मृदा जिन चीजों से निर्मित होती है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि मृदा के घटक होते क्या। सीधी सी बात है कि जैसे कोई भी जीवधारी उसमें जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी समाप्त हो जाती है तो उसको डेड मान लिया जाता है। ये बात तो जानते हैं, ये तो हम सब लोग समझते हैं कि जब किसी भी शरीर में, किसी भी लिविंग बीइंग्स में जब उसमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, चाहे वो आपका डाइजेशन हो, ब्लड सर्कुलेशन हो, या फिर रिप्रोडक्शन हो, या फिर और भी तमाम तरह की जो चीजें होती हैं, अगर वह समाप्त हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि उसकी मौत हो जाती है, अर्थात वो डेड हो जाता है। अब कोई भी जीवधारी होगा उसके शरीर में देखिए प्रोटीन होगा जो बॉडी बिल्डिंग के रूप में होता है, इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, ये सभी उस शरीर में रहते हैं, लेकिन वो शरीर मर चुका है। तो जब ध्यान दीजिएगा, जब प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये जो सब चीजें होती हैं, उसको धीरे धीरे डीकंपोजर्स, आपने नाम सुना होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डीकंपोजर होते हैं उनको सड़ाना गलाना प्रारंभ कर देते, डीकंपोज करना प्रारंभ कर देते हैं। जब डीकंपोज करना प्रारंभ कर देते हैं तो वो जो चीजें होती हैं वो धीरे धीरे ह्यूमस में परिवर्तित हो जाती हैं। अब ये ह्यूमस क्या होता है, आप कह सकते हैं कि मृत जीवधारियों से, याद रखिए, मृत जीवधारियों का डीकंपोजर के द्वारा बड़े भागों से लेकर छोटे छोटे अवयवों के रूप में जो ब्रेक डाउन किया गया, उसी को हम ह्यूमस कहते हैं, या इसी को हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मृत जीवधारियों से मृदा को प्राप्त जो कार्बनिक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसी को हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। क्लियर हो गया? ये चीज आप सभी लोग ध्यान में रखिए। अब इसमें आप सभी लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है, इसमें जीवधारी की बात करें तो एक तो भैया होता है फ्लोरा। क्या होता है? फ्लोरा होता है। फ्लोरा डिफाइन करता है कि हमारे इस पृथ्वी में किस प्रकार जितने भी पेड़ होते हैं, ऑल ऑफ द प्लांट्स, वो चाहे एक्वेटिक हो या फिर टेरेस्ट्रियल हो, ऑल ऑफ द प्लांट्स, वो चाहे बिग प्लांट हो या फिर बहुत छोटे छोटे एल्गी की तरह हो, ये सब के सब किसमें शामिल होते हैं? फ्लोरा में होते हैं। और जब यही सड़ गल कर मिट्टी के भाग बनते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, जो फ्लोरा होता है ये दाता है। क्या है? ये दाता है, ये कंट्रीब्यूटर भी है। याद रखिए, क्या है? कंट्रीब्यूटर भी है, प्रोड्यूसर है। और इसके बाद जो फौना होते हैं, याद रखिए क्या होते हैं? फौना होते हैं। सभी जीव जंतुओं के समूह को फौना कहते हैं, चाहे वो एक्वेटिक हो या फिर आप देखेंगे टेरेस्ट्रियल हो, यानी जलीय जीव जंतु हो, या फिर स्थलीय जीव जंतु हो, वो सभी इसमें शामिल है। इसका मतलब यह है कि अगर फ्लोरा कंट्रीब्यूटर है तो ये सभी रिसीवर हैं। क्या है? रिसीवर है। ये दाता है तो ये पाता है, अर्थात ये प्रदान करने वाला है, ये प्राप्त करने वाला है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। और यही जब हमारे अर्थ में सड़गल कर मिलते हैं तो जो चीज प्राप्त होता है उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, उसी को ह्यूमस कहते हैं, उसी को हम जैविक घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक घटक कहते हैं। ये तो आपने सीखा कि जैविक घटक क्या होता है। तो आप बताइए, मृदा में उपस्थित मृत जीवधारियों के अंश को अब आप कार्बनिक अयौगिक कह लीजिए चाहे ह्यूमस कह लीजिए, उसी को हम क्या कहते हैं? जैविक घटक कहते हैं। अब आइए थोड़ा देखते हैं
कि जैविक घटक में डीकंपोजर का क्या रोल है ना। वैसे तो जब हम अपने इकोसिस्टम को देखते हैं तो इकोसिस्टम में देखिए जैसे गांव में होते हैं तो हम गांव में देखते हैं कि छोटे छोटे जो फंगस होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो अपने काम में लगे होते हैं। कोई मिट्टी को ही नीचे से ऊपर करने में लगा हुआ है, कोई मिट्टी के छोटे छोटे ढेले बनाकर इधर से उधर ले जा रहा है ना। किसी को आपने देखा होगा कि आगे बढ़ रहा है तो मिट्टी को रिलीज करते हुए आगे बढ़ा, जैसे अर्थवर्म को आप देखेंगे। आपको क्या लगता है? हम लोगों को तो यही लगता है कि अपने काम में लगे हुए। इनका काम यह है क्योंकि नेचर ने इनको सौंपा है कि आपको मिट्टी को एनी हाउ सुरक्षित रखना है, साफ रखना है और उर्वरा युक्त रखना है। यही तो है ना जिम्मेदारी। इसीलिए ये जो डीकंपोजर होते हैं इनको हम मृदा का अभियंता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभियंता भी कहते हैं। अभियंता कह लीजिए या मृदा के सफाई कर्मचारी भी कह लीजिए, स्कैवेंजर ऑफ द सॉइल कह लीजिए, हो सकते हैं ना भाई। सीधी सी बात है कि अभियंता मतलब होता है एक तरह से इंजीनियर जो सोशल इंजीनियरिंग करे, सब चीजें बिल्कुल फिट रहें, है ना। और सफाई कर्मचारी का मतलब क्या हो गया? एक तरह से अपने इकोसिस्टम को साफ सुथरा रखना। केचुआ की अगर हम बातचीत करें तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। अरस्तु महोदय साहब ने केचुआ को कहा कि ये फ्रेंड ऑफ फार्मर्स है। इसी प्रकार उन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द सॉइल कहा, मृदा की छोटी आंत कहा। क्लियर है ना। तो अब ये बताइए कि जो केचुआ है वो केचुआ हमारा मित्र है, लेकिन हम अगर सोचें कि क्या हम उसके मित्र हैं तो शायद उतना स्वाभिमान के साथ हम लोग तो नहीं बोल पाएंगे। कारण क्या है? क्यों? देखिए, कोई भी किसी के यहाँ मित्र जाएगा, उसको भोजन खिलाएगा तो जहर तो नहीं डालेगा भाई। ये तो सीधी सी बात है। उस भोजन को पॉइजनस तो नहीं करेगा, लेकिन हम डायरेक्ट उसको पॉइजन दे रहे हैं। कैसे? कीटनाशी दवाओं छिड़क करके, फर्टिलाइजर्स का यूज करके। तो धीरे धीरे वो उस मिट्टी को जब खाते हैं तो नेचर की तरफ देखते हैं कि हे नेचर, हे हमारे ईश्वर भगवान, आपने हमको भेजा कि आप मिट्टी की सफाई करते रहो, लेकिन आपका एक संरचना वाला जो जीव है कुछ ऐसी चीजें मिला रहा है कि उससे हम ही क्या, हमारी अगली पीढ़ी भी नष्ट होने के कगार में पहुंच गई। एक तो ये रहा। दूसरी बात यह है कि खेतों में जब आग लगा दी जाती है तो उससे जो आप देखें जो स्लाइवा होते हैं या फिर आप देखेंगे कि उसका जो है केचुआ वगैरह होते हैं वो सभी पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आज के मानव को हम प्रौद्योगिक मानव कहते हैं, टेक्निकल ह्यूमन कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल ह्यूमन कहते हैं। और किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजिकल ह्यूमन इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यह उनका मित्र नहीं है, शत्रु। प्रारंभिक मानव अच्छा था, प्रारंभिक मानव के बाद सामाजिक मानव भी ठीक ठाक ही था, लेकिन उसने भी जो है बर्न एंड स्लाइस फार्मिंग शुरू कर दिया। और आज का मानव किसी भी तरह से जो है मित्र की भूमिका में नहीं है। फिर भी हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे इंसान हैं, कुछ लोग हैं जो प्रकृति को बढ़ाने में दिन रात अपनी भूमिका निभाए रहते हैं। उसमें चाहे आप देखें तो अमृता कौर बिश्नोई जी हो, सर सुंदरलाल बहुगुणा जी हो, श्री कल्याण सिंह रावत जी हो, इसी तरह पांडुरंग हेगड़े साहब हो, है ना, मार्गरीटा थानवर्ग हो, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे है, वंगारी मथाई जी हो, ये कम से कम अपने काम में लगे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जैविक घटक समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, अजैविक घटक की जब बात करते हैं, आखिर ये अजैविक घटक क्या होता है? अजैविक घटक क्या होता है? यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अजैविक घटक क्या होता है। देखिए सीधी सी बात है कि जैविक घटक में जिनमें जीवन था, इसके बाद जीवन उनमें समाप्त हुआ और इसके बाद वो डीकंपोजर की हेल्प से मृदा में मिल गए, वो तो आपके बायोटिक हो गए। अबायोटिक की अगर हम बात करें तो जिनमें जीवन नहीं है लेकिन इनके बिना जीवन संभव भी नहीं है। पानी में जीवन नहीं है, पानी जीवित नहीं, ऐसे नहीं, पानी जीवित नहीं है लेकिन बिना पानी के कोई जीवित भी तो नहीं है। प्रश्न ये है, इसलिए आप कहें कि मृदा में उपस्थित जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, मृदा को भी एक अच्छे तापमान की आवश्यकता होती है, इसको भी आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसको भी ह्यूमिडिटी की आवश्यकता पड़ती है, इसको भी खनिज की आवश्यकता पड़ती है, खनिज की आवश्यकता पड़ती है, इसको भी हवा की आवश्यकता पड़ती है। क्या? ध्यान दीजिए, तापमान हो गया,
आर्द्रता हो गया, खनिज हो गए, हवा हो गया। ये जो सब चीजें आप देख रहे हैं, ये सब चीजें मृदा की अजैविक घटक के अंतर्गत हैं। अब एक तरफ आप सोचिए कि जीवधारियों में जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये सब था, और इधर की तरफ से आप ये सब चीजें देख रहे हैं कि ये सब चीजें हैं। ये दोनों जब आपस में मिली तो बना मिट्टी का निर्माण हुआ। और ये परिभाषा यहां से फुल प्रूव हो जाती है कि मृदा चट्टानों का सूक्ष्मतम स्वरूप, चट्टानों वाला भी समझाएंगे कैसे। मृदा चट्टानों का सूक्ष्मतम स्वरूप है जिसमें जैविक और अजैविक मिश्रण पाए जाते हैं या घटक विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो यहां से 2-3 बातों को समझने का प्रयास करना है, बढ़िया परिभाषा शान से समझना है। इसके बाद मृदा पेडोलॉजी क्या होता है, फादर ऑफ पेडोलॉजी क्या और होते हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि मृदा की मेरिट क्या हो सकती है। हम जो बताए हैं वो तो चलो ठीक है, इसके अलावा भी आप सोच सकते हैं, बहुत सी चीजें सोचा जा सकता है। मृदा को हमारे धर्म ग्रंथों में मां के रूप में माना गया है, मृदा को, मिट्टी को मां के रूप में माना गया है। इसका मतलब यह है कि किसी भी परिस्थिति में हो, मिट्टी कितनी भी बंजर क्यों ना हो, यकीन मानिए कुछ ना कुछ तो उत्पादन करके ही देगी। चाहे हम राजस्थान में चले जाएं या फिर गुजरात के कच्छ एरिया में चले जाएं, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया हमें रसीले, एक तरह से हमें खजूर की खेती देखने को मिलती है ना। इसी प्रकार से आप देखें कि जब आप पहाड़ों में चले जाते हैं, जैसे केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, असम वगैरह हो गया, पहाड़ों में देखिए किस प्रकार से एक तरह से कंटूर फार्मिंग होती है, एक सोपान खेती होती है। तो मिट्टी कैसी भी हो, लेकिन उस अपने गुणवत्ता के आधार पर वो हमें कुछ ना कुछ चीजें प्रोवाइड भी करती रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गया है। अब आइए थोड़ा सा यहां पर एक चीज ये ध्यान देते हैं कि आखिर पेडोजेनेसिस क्या होता है। पेडोजेनेसिस क्या होता है? पेडोजेनेसिस, ध्यान दीजिएगा, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रीक भाषा में, याद रखिए लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, है ना। तो ग्रीक में हम पेडोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि पेडोजेनेसिस भी ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है पेडो, दूसरा बना है जेनेसिस। पेडो का मतलब यहां पर क्या समझते हैं, मृदा। ठीक है, जेनेसिस का मतलब क्या समझा जा सकता है? जेनेसिस का मतलब क्या समझा जा सकता है? जेनेसिस का मतलब होता है जन्म। क्या होता है? जन्म। और सीधा सा मतलब है पेडोजेनेसिस का मतलब मृदा का जन्म, है ना। द बर्थ ऑफ सॉइल दैट इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। या तो आप इसको बोल सकते हैं, या तो दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं मृदा के निर्माण को, द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, इसको भी हम पेडोजेनेसिस कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये आप शब्द को समझ पा रहे होंगे। अब आइए थोड़ा समझने का प्रयास करिए। देखिए मिट्टी को हमने बताया कि सॉइल इज द माइक्रो मॉलिक्यूल ऑफ द रॉक्स। आइए देखते हैं, हम अपने पृथ्वी पर देखते हैं तो हमारी पृथ्वी में जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, इसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सियाल कहें या क्रस्ट कहें, इसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। लिथोस मतलब चट्टानों से व्याप्त परत, है ना, ये चीज है। तो अब देखिए चट्टान है अर्थात रॉक हो गया। क्या हो गया? रॉक हो गया। कोई भी चीज है, कोई भी देखिए चट्टान है या दुनिया में कोई भी चीज है, आप उसको बिना डिसिप्लिन के अगर आप उसको रख देते हैं, यकीन मानिए कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे चट्टान है, चट्टान में भी ह्यूमिडिटी होती होगी, पानी पड़ता होगा, हवा लगती होगी, सूर्य का प्रकाश पड़ता होगा। जब ये चीजें पड़ती हैं तो इसका मतलब यह है कि उसमें अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती होगी। जब किसी चट्टान में जलवायु या जलवायु वाली क्लाइमेटिक जो इफेक्ट होता है, उसके परिणाम स्वरूप उसमें अपक्षय तथा अपर्दन की क्रिया होती है। और जब ये क्रिया होती है तो ये ब्रेक डाउन होता है। चट्टान जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे बनते हैं पत्थर, स्टोन बनते हैं। स्टोन भी अगले भूमिका में जब जाएगा तो उसे पेबल कहते हैं। याद रखिएगा, बोल्डर हो गया, इसके बाद पेबल हो गया।
पेबल जो होता है, नदियों के किनारे जब हम जाते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में आप चले जाइए, आपको ढेर सारे शिवालिक पहाड़ के तल पर आपको ढेर सारे पत्थर मिलेंगे जो बढ़िया आकार के होते हैं, गोले गोले आकार के होते हैं, एक विशेष साइज के होते हैं। तो ऐसे पत्थरों को, ऐसे बेहतरीन दिखने वाले पत्थरों को हम पेबल कहते हैं। वही पेबल देखिए और ब्रेक डाउन हुए तो वो जो है कहीं ना कहीं मोरम में कन्वर्ट हुए, सिलिका में कन्वर्ट हुए और छोटे हुए, तो आप देखेंगे कि उसको हम लोग चीका कहते हैं। इसके बाद सिल्ट कहते हैं। सिल्ट इन द सेंस हम कह सकते हैं, हम लोग शहर में रहते हैं तो पेपर में निकलता है कि अब शहर में नालों से सिल्ट को निकाला जा रहा है। इसका मतलब जो सिल्ट होता है वो आपका सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है मृदा का। उसको अगर हम लोग देखें तो उसमें बहुत सी चीजें सड़ी गली होंगी, बहुत सी चीजें होंगी जो बिना सड़ी गली हुई चीजें भी होंगी, बहुत सी चीजें नहीं सड़ती गलती है ना, ये चीज आप सभी लोग ध्यान सकते हैं। इसका मतलब जो परिभाषा है कि मृदा चट्टानों का सूक्ष्मतम स्वरूप है, तो एक चट्टान देखिए टूटते टूटते कहां तक चली आई, सिल्ट तक चली आई। कहां तक? कोई चट्टान है, ब्रेक डाउन हुई तो देखिए किस में बनी, आपने स्टोन में देखा, बोल्डर में देखा, इसी तरह पेबल में देखा, सिलिका में देखा, चीका में देखा और इसके बाद सिल्ट में आप देख रहे हैं। तो ये परिभाषा आपकी यहां से क्लियर हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग अगले ही बात करते हैं। इसमें बात है मृदा परिच्छेदिका के विषय में। क्या नाम है? मृदा परिच्छेदिका। ठीक, सॉइल प्रोफाइल। ये चीज हो गया। देखिए सॉइल प्रोफाइल क्या है, हम तो कहेंगे कि कोई भी विद्यार्थी हैं जो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किताबों में भी चीजें रहती है, अगर हम इस तरह भी समझने का प्रयास करें तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं। जैसे आप सोचिए कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में स्किन की भी कई लेयर होंगी, लेकिन ये वाली जो स्किन, ऊपर वाली स्किन है, ये हमारे शरीर को एक सौंदर्यता प्रदान करती है, हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर स्किन को, किसी व्यक्ति की स्किन किसी कारणवश हट जाती है तो इसके बाद आप देखेंगे कि उसका शरीर जो है चूंकि उस अंदाज में नहीं है तो उसको बहुत ज्यादा लोग घूरते हैं, निगेटिव इंफीरियरिटी जो है महसूस कराते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में बहुत अंदर तक जाने के लिए कई लेयर होंगी स्किन की। एक ये मान लीजिए कि बिल्कुल ये एक तरह से सुरक्षा गार्ड है, इसके बाद इसको हटा दिया जाएगा तो शायद वो ज्यादा सेंसिटिव हो, है ना, इन्फेक्शन ज्यादा होता हो। इसी तरह हमारी जो मिट्टी है, जब उसको हम खनते हैं तो हमें कुछ समय बाद एक अलग तरीके की मिट्टी मिलने लगती है, और गहराई पे खनते हैं तो और अलग तरह की मिट्टी मिलने लगती है। इसका मतलब क्लियर है कि मृदा का उप परतों में पाया जाना, मृदा का उप परतों में पाया जाना मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। जैसे देखिए आपके सामने हमने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को आप सभी लोग देखने का प्रयास करिए। इस डायग्राम में जैसे ये वाला भाग है तो इसमें आप देखेंगे कि जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं ऐसे, इनका संबंध इसमें हो गया, तो इसे हम टॉप सॉइल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? टॉप सॉइल कहते हैं। दूसरा जो होता है इसमें आप देखेंगे तो इसको हम सब सॉइल कहते हैं। देखिए सब लेयर है, क्या है? सब सॉइल कहते हैं। अब आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन हो सकती है? सबसे ज्यादा फर्टाइल तो यही होगी ना, क्योंकि जितने भी जीवधारी होंगे उनके जो अंश हैं, है ना, जो डिकम्पोज एक तरह से कंपोनेंट्स हैं वो इसमें मिले होंगे, इसलिए मोस्ट फर्टाइल होगी। इसके बाद देखिए ये आपकी तीसरी हो गई जिसे पेरेंट रॉक कहते हैं, पेरेंट सॉइल कहते हैं। और लास्ट में जो होती है, ध्यान दीजिएगा, ये बेडरॉक की तरह होती है। ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल परत के रूप में, अभी ठोस रूप में पाई जाती है, इसे हम बेडरॉक कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहते हैं? बेडरॉक कहते हैं। तो ये क्या होता है? सॉइल प्रोफाइल होता है। अब इसमें अगर हम सूक्ष्म अवलोकन करें तो किसी किसी किताब में, ध्यान दीजिएगा, नाम
बदले भी जा सकते हैं। जैसे ये टॉप सॉइल हो गया तो इसको हॉरिजन ए कहा जा सकता है, इसको हॉरिजन बी कहा जा सकता है, इसको हॉरिजन सी कहा जा सकता है, इसको डी कहा जा सकता है। इसमें भी देखिए आप विभाजन कर सकते हैं, तो जो आपका और ऊपर होगा उसको हम ओ लेयर कह सकते हैं, है ना। क्या हो सकता है, ओ प्रोफाइल कह सकते हैं, हॉरिजन ना कहे तो प्रोफाइल कह लीजिए। तो किताबों में अलग अलग चीजें दी रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये समझना है कि ये जो सबसे ऊपर है ये ज्यादा फर्टाइल होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार हम आपसे कुछ यहां पर प्रश्न दिए दे रहे हैं, उसको आप बताने का प्रयास करिए। हमें भी कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे कि आप लोग कैसे जवाब दिए रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो पेडो शब्द है, ठीक है, और जो सोलम शब्द है, ध्यान दीजिएगा, सोलम जो शब्द है ये किस स्क्रिप्ट के हैं, किस लिपि के शब्द हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि फादर ऑफ पेडोलॉजी किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ पेडोलॉजी किन्हें कहा जाता है, ये आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। फादर ऑफ पेडोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए कोई भी टॉपिक होता है उसकी टर्मिनोलॉजी को भी समझने का प्रयास करिए। कोई जरूरी नहीं होता है कि आपको एज इट इज हिंदी ही दे दे। देखिए हम ये कह रहे हैं कि जैसे आप परीक्षा देने गए, आपसे पूछ लिया कि पेडोजेनेसिस, क्या पेडोजेनेसिस जो होता है वो क्या होता है, पेडोजेनेसिस क्या होता है, उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिया। क्या मृदा का अध्ययन होता है, क्या मृदा की उपपरतें होती हैं, क्या मृदा का निर्माण की प्रक्रिया होती है, ये इस तरह 4 ऑप्शन आपको दे दिया। अब आप जानते हैं तो आप कर ले जाओगे, नहीं जानते तो गलत हो जाएगा। इसलिए इन सब इसका भी आप हमको जवाब दीजिएगा कि आखिर पेडोजेनेसिस होता क्या है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे कहें कि स्कैवेंजर ऑफ सॉइल किसे कहते हैं, ठीक है, स्कैवेंजर ऑफ सॉइल, ये क्या मतलब रखता है। आखिर हम मृदा का मेहतर जो कहते हैं, मृदा का सफाई कर्मचारी कहते हैं, मृदा के अभियंता कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, आप इसको हमको डिफाइन करिए, बताइएगा। एक शब्द में, एक लाइन में बताने का प्रयास करिएगा। यहां पर सीधा सीधा हम आपसे डिकम्पोजर के विषय में पूछ रहे हैं और आप डिकम्पोजर के विषय में आप लिख सकते हैं, ठीक है। दोज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूट्राइट या डिकम्पोज ऑफ द डेड डेड जो आपके एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो। तो ये चीज आपको यहां पर बताना है, स्कैवेंजर ऑफ सॉइल के विषय में बताना है, ठीक है। इसके बाद पेडो प्रोफाइल, क्या पेडो प्रोफाइल के विषय में आपको यहां पर हमको बताना है। पेडो प्रोफाइल क्या होता है, मृदा परिच्छेदिका क्या होता है, इसको भी आप हमको बताने का कार्य करेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें हम नेक्स्ट चरण में जब आएंगे तो टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। हमारे देश में आपने देखा होगा किस प्रकार से मृदा के अध्ययन के लिए, मृदा के परिचय के लिए या फिर मृदा के विषय में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसका एक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त करता है ICAR। क्या है, ICAR, ध्यान दीजिएगा, ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, है ना। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। इस संस्था के द्वारा यह बताया जाता है कि हमारे देश में जो मिट्टी पाई जाती है वो कितने प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। और अगर पाई जाती है तो उसमें आपने एलुवियल का नाम सुना होगा, जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक सॉइल या फिर रेगर सॉइल के विषय में आपने बसाल्ट सॉइल देखा होगा। एक ही मिट्टी के ढेर सारे नाम है ये ब्लैक सॉइल के, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल हो गया, इसी तरह रेड सॉइल हो गया, रेड सॉइल के अलावा लैटराइट हो गया, डेल्टा हो गया, एरिड सॉइल भी आपने नाम सुना होगा, एरिड सॉइल के विषय में भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा भी आप ओरोग्राफिक सॉइल है, सैलाइन सॉइल वगैरह हो गया, तो इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे कल अच्छे से, ठीक है। तो ये वाला आपका खंड समाप्त हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इतने प्रश्नों के आप सभी लोग जवाब देने का कार्य करें, ठीक है। आज यहीं तक दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहें मिशन इंस्टीट्यूट के साथ। जय हिंद।